सोचिए, अगर आईआईटीज आपको प्लेस नहीं करा सकते तो दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का क्या ही होगा। एक चपरासी की नौकरी के लिए भी हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट का एम होना चाहिए कि हर सिटीजन अपनी रियल कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई करे और उसका पूरा बेनिफिट उठा सके। इंडिया में लगभग 65% यूथ के पास जॉब नहीं है, 65%। लेकिन अगर वो मजबूरी में सड़क के किनारे बर्गर बेच रहा है तो ये एक देश के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। एक देश के लिए सबसे दुख की बात तब होती है दोस्तों, जब उस देश के पढ़े लिखे लोग छोटी मोटी नौकरियां करने पर मजबूर हो जाएं। और उससे भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात तब होती है जब एक पीएचडी होल्डर कांस्टेबल या ग्रुप डी जैसे पदों के लिए अप्लाई करने लगे। और मेरी समझ में सबसे बड़ा फेलियर तब होता है जब पढ़े लिखे लोग रोड साइड चाय और छोले भटूरे बेचने पर मजबूर हो जाएं। क्यों? आखिर क्यों होता है ऐसा? 140 करोड़ लोगों के देश में जहाँ ना जाने लोगों की कितनी सारी जरूरतें होंगी, उसके बावजूद भी पढ़े लिखे लोग अपने लिए मौके क्यों नहीं तलाश पा रहे? आखिर क्यों नौकरियां नहीं है? इन लोगों ने एमबीए या बीटेक इसलिए नहीं किया था कि वो एक दिन रोड साइड समोसे या चाय बेचें। शायद उनके भी बड़े बड़े सपने रहे होंगे, डॉक्टर कलाम या विक्रम साराभाई या होमी भाभा जैसे देश की तरक्की में हाथ बटाने के सपने। सोचिए, अगर कलाम, साराभाई और होमी भाभा अपनी फिजिक्स की डिग्री को साइड रख के पकौड़े तल रहे होते तो क्या इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में ऐसी पोजीशन एस्टैब्लिश कर पाता जैसी हमारी आज है, या हमारा नाम भी नॉर्थ कोरिया की लिस्ट में शुमार होता? देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि इन नौकरियों में कोई बुराई है। इनफैक्ट ये सभी ऑक्यूपेशंस इंडिया के डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन सिंपल है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? गवर्नमेंट का एम होना चाहिए कि हर सिटीजन अपनी रियल कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई करे और उसका पूरा बेनिफिट उठा सके। अगर एक एमबीए ग्रेजुएट खुद अपनी मर्जी से बर्गर का स्टॉल ओपन करता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद वो एक दिन मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग जैसी ब्रांड्स के साथ कम्पीट भी करने लगे। लेकिन अगर वो मजबूरी में सड़क के किनारे बर्गर बेच रहा है तो ये एक देश के लिए शर्म की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये पैशन से ड्रिवन नहीं है बल्कि मजबूरी से ड्रिवन है। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जागरूक इंडियन इज अ न्यू चैनल, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी न्यू अपडेट्स। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें कंटिन्यूसली नया कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इस वीडियो को आखिरी तक देखें और पसंद आए तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 65% लोगों की उम्र 35 साल से कम है और ऐसे में भारत को अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना चाहिए था। कहा गया था कि हमारी यंग पॉपुलेशन इंडिया को वर्ल्ड में सुपर पावर बनाएगी। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि यूथ छोटी छोटी नौकरी ढूंढने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। अब ये वीडियो देखो। अंदर लाइन लगवाएंगे। दोस्तों, ये विजुअल्स भारत की बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या को दर्शाते हैं। रिसेंटली एयर इंडिया में कुछ 2200 नौकरियां निकली थी ग्राउंड स्टाफ की, जिसके लिए लगभग 25 से 30 हजार लोग पहुंच गए थे इंटरव्यू देने के लिए, जिससे नियर स्टैम्पेड सिचुएशन हो गई थी मुंबई में। इंडिया में करीब 30% ग्रेजुएट्स के पास नौकरी नहीं है। ये ग्लोबल लेवल पर सबसे हाईएस्ट रेट्स में से एक है, 30%। कैन यू बिलीव इट? और ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो मई 2024 में ये लगभग 7% था, जो अगस्त तक बढ़कर 9.2% पहुंच गया। इन नंबर्स से एक बात तो क्लियर है कि इंडिया में एक सीरियस जॉब क्राइसिस चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सरकार का दावा है कि पिछले 10 सालों में 12.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए।
आरबीआई के डेटा के हिसाब से जॉब मार्केट पिछले साल 6% से ग्रो हुई और वहीं जीडीपी 8% से। ये दो क्वेश्चंस उठाते हैं। पहला, अगर ग्रोथ हो रही है तो जॉब मार्केट डिस्ट्रेस क्यों है, और दूसरा, इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करें। तो चलिए पहले स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को समझते हैं। प्रॉब्लम 1, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। रिसेंटली ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट कहती है कि भारत के काफ़ी सारे युवा बेरोजगार हैं। नंबर्स काफ़ी शॉकिंग हैं। ईयर 2000 में करीब 35% इंडियन यूथ बेरोजगार था, लेकिन 2022 तक ये नंबर ऑलमोस्ट डबल हो गया। दोस्तों, ILO कहती है कि इंडिया में लगभग 65% यूथ के पास जॉब नहीं है, 65%। वहीं अगर ओवरऑल पॉपुलेशन में देखें तो 83% अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन 34 साल की उम्र से कम है। ये कैसे हुआ? तो दोस्तों, क्या है कि साल 2000 से 2022 के बीच में इंडिया की पॉपुलेशन में जबरदस्त बढ़ोतरी आई। ज़्यादा लोग वर्कफोर्स में ऐड हुए, पर जॉब्स उतनी तेज़ी से क्रिएट नहीं हुई। जॉब ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ को मैच नहीं करती, और ये चिंताजनक है क्योंकि ये प्रॉब्लम अब एक लॉन्ग टर्म चैलेंज बनता जा रहा है। करेंटली इंडिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन 25 साल की उम्र से कम है। अगले कुछ सालों में और भी ज़्यादा इंडियंस जॉब मार्केट में आएंगे। ये अनुमान है कि इंडिया 2030 तक लगभग 10 करोड़ नए जॉब सीकर्स को मार्केट में ऐड करेगा। इंडिया को उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी ही होगी। प्रॉब्लम 2, इमेंस ऑब्सेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। एक और प्रॉब्लम जो इंडिया में बहुत कॉमन है वो है सरकारी नौकरी के लिए ऑब्सेशन। आज भी गवर्नमेंट जॉब्स को एक सिक्योर और प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है। एक चपरासी की नौकरी के लिए भी हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। लेकिन क्या हर कोई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सूटेबल भी है, और क्या हमारे यूथ के पास सिर्फ यही एक ऑप्शन अवेलेबल है? इन क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सरकारी नौकरी के ऑब्सेशन के रूट्स आते कहाँ से हैं। तो दोस्तों, ब्रिटिश राज के दौरान गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी रेयर हुआ करती थी और इन जॉब्स को प्रेस्टीज और पावर के साथ जोड़ा जाता था। आज़ादी के बाद सरकारी नौकरी एक तरह से सोसाइटी का स्टैंडर्ड बन गया, स्पेशली रूरल एरियाज में। जॉब सिक्योरिटी, स्टडी इनकम और पेंशन के फ़ायदे ने इस क्रेज़ को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया। और तब प्राइवेट सेक्टर भी इतना वेल एस्टैब्लिश नहीं हुआ करता था, इसलिए लोगों के पास यही एक ऑप्शन भी अवेलेबल था। पर अब जब समय बदल चुका है, तब भी लोगों में इसका क्रेज़ कम नहीं हुआ। आज भी लोग सरकारी नौकरी को लाइफ सेट करने का टिकट मानते हैं, और इसके चलते लाखों बच्चे सालों साल गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे UPSC, SSC, स्टेट PCS या बैंकिंग एग्जाम्स जैसे पेपरों के लिए जूझते रहते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो कुछ ही बच्चों का होता है। इस चक्कर में काफ़ी सारे टैलेंटेड बच्चे अपने स्किल्स को दूसरे किसी और प्रोडक्टिव एरिया में यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हैं। और उसके ऊपर से पेरेंट्स और सोसाइटी का प्रेशर, फेलियर का फियर और बार बार एग्जाम्स में फेल होने का स्ट्रेस भी लगा रहता है। सब मिला जुला के एक बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है यूथ के लिए, दैट रिजल्ट्स इनटू डिप्रेशन, एंजाइटी एंड अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज। और कई वर्स्ट केसेस में तो बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। प्रॉब्लम 3, लेस डिमांड मोर सप्लाई। अच्छा, इन सबसे फैंसी डिग्रीज भी अछूती नहीं है। 2018 में एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर लिखा था, इंजीनियरिंग इज द क्लोजेस्ट थिंग टू मैजिक। भारत के बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे इंजीनियरिंग ने गरीबी से अमीरी की कहानियां लिखी हैं, कैसे कर्ज में डूबे हुए परिवारों ने करोड़पति बनने का सफ़र तय किया है, और कैसे पढ़ाकू शर्मीले बच्चे टेक टाइटन्स बन गए हैं। पर क्या ये बात अब भी रेलेवेंस रखती है? दोस्तों, हम सब इस बात से सहमत होंगे कि IITs दुनिया के टॉप कॉलेजेस में शुमार हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनका एजम्पशन ये होता है कि अगर आपने IIT क्रैक कर लिया तो आपकी ज़िंदगी सेट है, एक बहुत बड़ा पे पैकेज आपका इंतज़ार कर रहा होता है। पर क्या ये बात अब भी लागू होती है? शायद नहीं। इस साल अभी तक IIT बॉम्बे के 36% स्टूडेंट्स प्लेस नहीं हो पाए हैं। लगभग 2000 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किया था, जिसमें से 700 से ज़्यादा बच्चे अब तक नौकरियां नहीं पा पाए हैं। और मैं याद दिला दूं कि हम भारत के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं, और ये एक अकेला मामला नहीं है। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2023 में लगभग 33% स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिली थी। दूसरे IITs का भी यही हाल है।
दिल्ली कैंपस में 40% स्टूडेंट्स 2023 में अनप्लेस्ड रह गए थे और आईआईटी कानपुर में 31% स्टूडेंट्स का अभी तक प्लेसमेंट नहीं हो पाया। ये हमें क्या बताता है? स्पष्ट है कि इंडियन जॉब मार्केट मुश्किल में है। सोचिए, अगर आईआईटीज आपको प्लेस नहीं करा सकते तो दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का क्या ही होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है कि आपकी कॉलेज डिग्रीज आपको रिटर्न में देती क्या है। चलिए इंजीनियरिंग को सबसे पहले देखते हैं। एक डिग्री की एवरेज कॉस्ट 8 लाख रुपए होती है और एवरेज सैलरी क्या मिलती है? 15 से 30 हज़ार रुपये महीना। एक और पॉपुलर डिग्री है MBA। ये 2 साल का कोर्स होता है जिसका खर्चा लगभग 15 लाख रुपए आता है और इसके बदले में आपको जॉब कितने की मिलती है? प्रति महीना लगभग 40 हज़ार रुपये। और याद रखें, MBA एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तो आपने पहले ग्रेजुएशन पर भी खर्चा किया होगा। क्या इन डिग्रीज का कोई वर्थ भी है? देखिए, सब कुछ सप्लाई डिमांड का गेम है। MBA का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया लगभग हर साल 2,30,000 MBAs प्रोड्यूस करता है, जो फिगर्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही करते जा रहे हैं। पिछले साल का देख लेते हैं। पिछले साल कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट के एप्लीकेंट्स में 30% का जंप आया, वाइल MBA जॉब ओपनिंग्स में 55% की गिरावट आई थी। वहीं अगर बीटेक की बात करें तो इंडिया हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, पर क्या इनकी स्किल्स मार्केट रिक्वायरमेंट को मैच भी करती हैं? दिस टेक्स अस टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट 4, आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम एंड ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट। ILO की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में 20 से 24 साल की एज ग्रुप में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45% है और ग्रेजुएट्स के लिए ये नंबर 30% तक पहुंच जाता है। ये ग्लोबल लेवल पर सबसे हाईएस्ट रेट्स में से एक है। मतलब जितने ज़्यादा एजुकेटेड हो उतने ज़्यादा बेरोजगार होने की भी संभावना है। आप समझ रहे हैं? जो डिग्री लेने के लिए लोग पैसे और टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उसका आउटकम जॉब नहीं है, नो जॉब है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? अगर आप 4 साल तक डिग्री कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो जॉब क्यों नहीं मिल रही? क्या ये एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वही पुराने सिलेबस पर चल रहा है जो 20 साल पहले रेलेवेंट हुआ करते थे, जबकि मार्केट की नीड्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। कॉलेज के बाद भी जॉब मिलने की गारंटी इसलिए नहीं होती क्योंकि जो इंडस्ट्री को स्किल्स चाहिए वो स्टूडेंट्स के पास है ही नहीं। आपको लगता होगा कि डिलीवरी बॉयज या ऑटो ड्राइवर्स ने शायद 5वीं 6वीं तक पढ़ाई की होगी, इसलिए आज ऑटो चला रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनमें से ज्यादातर लोग BCom या BA डिग्री होल्डर्स हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट का ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। डिग्री तो ले ली लेकिन जॉब नहीं मिली। प्रॉब्लम स्टेटमेंट 5, ग्लोबल स्लोडाउन। ILO का एक और असेसमेंट लास्ट ईयर आया था जिसके अकॉर्डिंग 2023 में ग्लोबली जॉब क्रिएशन सिर्फ 1% से ग्रो करेगा। अभी एक्चुअल फिगर्स आए नहीं है, लेकिन 2024 के लिए भी ILO का प्रोजेक्शन सिर्फ 1.1% ग्रोथ रेट का था। ये एक मार्जिनल ग्रोथ है, इसलिए बड़ी इकोनॉमीज भी आजकल अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस फेस कर रही हैं। US का अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 4% है और वहीं यूरोप भी अनएम्प्लॉयमेंट से बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। स्पेन, ग्रीस, स्वीडन, इटली, फिनलैंड, फ्रांस जैसे देशों में भी पिछले साल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% से ज़्यादा थी। चाइना की हालत तो और भी खराब है। लगभग 1.2 करोड़ लोग वहाँ बेरोजगार हैं और ये नंबर्स जुलाई के हैं। चाइना ने तो अपने यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी पब्लिश करना बंद कर दिया, तो अभी करंट फिगर्स क्या हैं वो आपको कंफर्म बता भी नहीं सकते। ये सब ग्लोबल ट्रेंड्स इंडिया को ध्यान से देखने चाहिए, क्योंकि अगर बड़ी इकोनॉमीज जॉब्स क्रिएट करने में स्ट्रगल करते हैं तो उसका असर सीधे के सीधे इंडिया पे भी पड़ता है। इसके ऊपर से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जॉब मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा है। कंपनीज बहुत तेजी से AI टूल्स को अडॉप्ट कर रही हैं जो जॉब मार्केट में सिग्निफिकेंट चेंजेस ला रहा है। सोल्यूशन। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन इंडिया के लिए एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, लेकिन अगर हम कुछ टारगेटेड स्टेप्स उठाएं तो इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली टैकल किया जा सकता है। चलिए कुछ की सॉल्यूशंस को समझते हैं। पहला, स्किल डेवलपमेंट। इंडिया में कई लोगों के पास जॉब्स के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को मिलकर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने चाहिए। डिजिटल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स को प्रमोट करना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे इनिशिएटिव्स इस डायरेक्शन में अच्छे कदम तो हैं, पर इन्हें और एक्सपेंसिव और एक्सेसिबल बनाना होगा। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा।
सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनाने चाहिए जो स्टार्टअप्स, एमएसएमईज और न्यू बिजनेसेस को प्रमोट करें। लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल बनाना होगा ताकि एम्प्लॉयर्स ज़्यादा लोगों को हायर करने के लिए इंसेंटिवाइज हो सकें। टैक्स रिफॉर्म्स और सब्सिडीज़ भी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में मदद कर सकती हैं, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा सकते हैं। तीसरा, एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। इंडिया की एक बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन की काफ़ी कमी है। एडवांस टेक्निक्स और इक्विपमेंट्स का यूज़ बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो सकती हैं। फार्मर्स को सब्सिडीज़ और ट्रेनिंग देना ज़रूरी है ताकि वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अपना सकें। फोर्थ, फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। चाइना मॉडल से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, जो कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाने की बात करता है। इस मॉडल से एक चेन रिएक्शन शुरू होती है। मोर इन्वेस्टमेंट टर्न्स इनटू मोर फैक्ट्रीज, टर्न्स इनटू मोर जॉब एंड फाइनली टर्न्स इनटू मोर आउटपुट। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने से कई नए जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। सस्ते लेबर का बेनिफिट उठाकर इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ एम करना चाहिए। पांचवा, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है। ट्रेडिशनल डिग्री कोर्सेज की बजाय जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज और इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे जो इन स्किल्स को डेवलप कर सकें। यूएई ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉलेज खोला है, तो इंडिया क्यों नहीं खोल सकता? इंजीनियरिंग क्रेज भी तो ऐसे ही भारत में शुरू हुआ था। पेरेंट्स ने पोटेंशियल देखा, इसलिए इंजीनियरिंग इंडिया में ट्रेंड करने लगा। लेकिन अब डिमांड डिग्रीज की नहीं बल्कि स्पेशलाइज्ड स्किल्स की है। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम बनाना होगा ताकि स्टूडेंट्स सिर्फ एकेडमिक डिग्रीज के पीछे ही ना भागें बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखें। ये ज़रूरी है कि हमारे यूथ को स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन मिले जो इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट हो। तो दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन एक मल्टी डिमेंशनल अप्रोच के साथ ही पॉसिबल है। सरकार, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक मिलकर अगर इन सब फील्ड्स के लिए कोलैबोरेट करे तो बेरोजगारी को एफिशिएंटली टैकल किया जा सकता है। पर दोस्तों, साथ ही हमें ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि भारत की 140 करोड़ की आबादी को देखते हुए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर सरकार ने जल्दी कुछ नहीं किया तो डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में भी बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे जागरूक, स्टे इन्फॉर्म्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।